अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत ने गौतम अडानी के 100 करोड़ रुपए के अतिया को कबूल न करने का किया फैसला। वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। एकनाथ शिंदे ने वजीर आला के ओहदे से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में नई हुकूमत की तश्कील का रास्ता साफ। हिंदुस्तान का आइन अब संस्कृत और मैथिली में भी दस्तयाब। सदर जमहूरिया ने तर्जुमा शुदा कापियां जारी की। राहुल गांधी ने यौम आइन की तकरीब में बीजेपी हुकूमत और वजीर आजम मोदी को बनाया निशाना। IPL 2025 की मेगा नीलामी में 182 खिलाड़ी फरोख्त। ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बने। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह का नेतन्याहू पर शदीद हमला। गजा और लिबनान में जंगी जुराइम पर सजाए मौत का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने गौतम अडानी की तरफ से यंग इंडिया यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए ऐलान करदा 100 करोड़ रुपए के अतिया कबूल न करने का फैसला लिया है। रियासती काबिने के मशवरे के बाद अडानी फाउंडेशन से दरख्वास्त की गई थी कि वह यह रकम रियासत के ख़जाने में मुंतकिल न करे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजाहत की कि अडानी का अतिया एक नेक मकसद के लिए था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इसे कबूल न करने का फैसला किया गया है। अपोजिशन से तवक्को की गई है कि वह सिर्फ तनकीद करने के बजाय तामीरी किरदार अदा करे। अपनी दिल्ली दौरे की वजाहत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी में शिरकत के लिए दिल्ली गए थे। अडानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट। So I wanted to teach my students skill. उसी के लिए CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड हम अडानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर। अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलत फहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के। तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं। मैं और मेरे कलीग कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कंट्रोवर्सी में हम जाना क्यों। तो कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया हुआ है। हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने वाले भी नहीं है। डेफिनेटली नुकसान है, मगर कंट्रोवर्सी से ज्यादा नुकसान नहीं है। तेलंगाना राज्य के जितना कंट्रोवर्सी में जा रहा है वो सबसे ज्यादा नुकसान है। इमेज ही सब कुछ है। तो हमारे इमेज खराब होने के लिए हम एक पैसे का भी हम लोग मौका देने के लिए तैयार नहीं है तेलंगाना राज्य सरकार ने। इसीलिए हम 100 करोड़ रुपए बदली नहीं करने के लिए हम खत लिखा हुआ है अडानी ग्रुप के लिए। नहीं ये राहुल गांधी 10 साल से बोल रहे थे, उसके बावजूद आपकी मीटिंग हुई है। 10 साल से जो मोदी जी ने आउट ऑफ द वे मुंबई एयरपोर्ट के बारे में प्रस्ताव किया था राहुल जी ने, और बाकी के पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसा मोदी जी ने अडानी जी को दिया हुआ है उसके खिलाफ है। लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल दे तो कोई अडानी, अंबानी या टाटा बिरला किसी के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। आउट ऑफ द वे विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन किसी के लिए बेनिफिट हो रहा है तो हर किसी को हम खिलाफ हमारा आवाज उठाएंगे। हमारे नेता लोकसभा के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में लोकसभा में भी आगे हम लोग ये मुद्दा उठाने वाले हैं कि जो अगेंस्ट रूल जो कुछ भी होता है उसके खिलाफ है। कोई किसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं तो किसी फर्म के लिए, किसी कॉर्पोरेट कंपनी के खिलाफ नहीं है हम लोग, क्योंकि हम लोग 50 साल के ऊपर हम सरकार चलाए, हम लोग लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाए, हम लोग MNC इन्वेस्टमेंट लाए इस देश में। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ नहीं है।
जो रूल के खिलाफ जो कार्रवाई चल रहा है, रूल के खिलाफ जो इन्वेस्टमेंट दे रहा है, जो सरकार के प्रॉपर्टीज पल्ली बटानी जैसा दे रहा है, ऐसे मुफ्त में जो दे रहा है, उसके लिए खिलाफ है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। तो जब मेरा नेता जो आवाज उठाएंगे, मेरे नेता के साथ चलने का जिम्मेदारी मेरा है। इसीलिए मेरा नेता जो बात उठा रहा है, बार बार मेरे नेता राहुल गांधी जी ने जो कह रहा है, उनके शहर हैदराबाद के इलाके जेडी मेटला में वाक़ सुभाष नगर डिवीजन के वेंकटादड़ी नगर में गुज़िश्ता शब अचानक मेन होल से सुर्ख रंग का पानी बहने लगा, जिससे मकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। ये पानी सड़क पर बहते हुए राहगीरों की तवज्जो का मरकज़ बन गया, जिन्होंने इसकी वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मकामी अफराद ने बताया कि सुर्ख रंग के पानी से इलाके में बदबू फैल गई है, जिससे सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। कॉलोनी के बाद गोदामों के मैनेजर ने शिकायत की कि केमिकल बराह रास्त नाले में डाला जा रहा है। बल्दिया को शिकायत की गई थी, लेकिन ताहाल इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, పసిలో ఇంత ఎర్ర కలర్ రంగులో నీళ్లు పోతుంటే ఇంకో చూడండి, ఇంత పెద్ద ఇల్లులు ఉన్నది, మొత్తం పబ్లిక్ ఉన్నారు. ఇంత వెంకటాద్రి నగర్ కాలనీలో ఇంతమంది ప్రజలు తిరిగే ప్లేస్లలో ఈ ఎర్రగా వాటర్ పోతుంటే ఏంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ? వెంకటాద్రి నగర్ పబ్లిక్ దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన విషయం. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకి బీమారి వస్తే ఎవరు బాధ్యత? చూడండి, ఇట్లా మొత్తం ఎర్రగా ఎంత దూరం పోతుందో చూడండి. ఇట్లా పోతుంటే పిల్లలకు చిన్న రోగాలు రావా? చూడండి, ఇంటి ముందు ఎట్లా తిరుగుతారు, ఇవన్నీ తొక్కుంటూ ఇంట్లోకి ఎట్లా వెళ్తారు? కొద్దిగా ఆలోచించండి. వెంకటాద్రి కాలనీ ప్రజలు కొద్దిగా దీని గురించి ఫాలోఅప్ చేయండి. చూడక మొత్తం రెడ్ కలర్ ఇట్లా పోతుంటే రోడ్డు బస్సు మీద మన ఎట్లా ఏంది చూడు, మొత్తం రోజు దినం ఇదే పరిస్థితి. మొత్తం రోడ్డు నిండిపోయి పోతా ఉంది. ఇక చూడు, ఇంత ఎర్ర కలర్ పోతుంది. ఏంటది, ఏం కథ, ఏం అర్థం కావడం లేదు. ఏంది, కొద్దిగా ఫాలో చేయండి. शहर हैदराबाद में मौसम की तब्दीली और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ आवाम में वबाई अमराज की केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दर्ज हरारत में कमी के बाद वायरल अमराज की मुतासरीन की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। खुसूसन रात और सुबह के औकात में शदीद सर्दी की वजह से लोग खांसी, नज़ला, जुकाम और वायरल बुखार का शिकार हो रहे हैं। फीवर अस्पताल में बुखार की मरीजों का हुजूम नजर आ रहा है, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ 568 मरीज आउट पेशेंट के तौर पर रुजू हुए और उनमें से ज़्यादातर वायरल बुखार के मरीज थे। इस वक्त अस्पताल में 100 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। हफ्ते को 3 और पीर को मजीद 3 डेंगू के मामला सामने आए हैं। सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र डॉक्टरों ने ज़ईफ़ अफराद और बच्चों के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। दिसंबर में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने का खदशा है और मुतासिर अफराद को गर्म माहौल में रहने, ठंडी मशरूबात और आइसक्रीम से परहेज़ करने का मशवरा दिया गया है। महाराष्ट्र शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर एकनाथ शिंदे ने मंगल की सुबह वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को सौंप दिया। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की क़यादत वाली महायुति इत्तेहाद को वाज़ह अक्सरियत हासिल हुई है, जिसके बाद रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां जारी है। इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे ने गवर्नर के साथ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मौजूदगी में इस्तीफा पेश किया। गवर्नर ने शिंदे से कहा है कि वह नई हुकूमत की तश्कील तक निगरान वजीर आला के तौर पर काम करेंगे। इस इक़दाम से रियासत में नई हुकूमत की तश्कील का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत आज खत्म हो रही है। हिंदुस्तान का आइन अब संस्कृत और मैथिली जुबान में भी पढ़ा जा सकेगा। आईनी साजी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मंगल को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इन दोनों कदीम जबानों में तर्जुमाशुदा आइन की कापियां जारी की। इस मौके पर नायब सदर, दोनों ऐवानों के स्पीकर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी भी मौजूद थे। यौम आइन के मौके पर एक खुसूसी डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह आइन मुल्क के ज़हीन लोगों की देन है और इसने मुल्क के तनों को उजागर किया। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 75 सालों में हमारा मुल्क आलमी दोस्त बनकर उभरा है और आज हम आइन साजों को खराज तहसीन पेश करते हैं। संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए
संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मैं संविधान सभा के सचिव श्री HBR अंगगर, संयुक्त सचिव श्री SN मुखर्जी और उप सचिव श्री जुगल किशोर खन्ना को भी उल्लेख करना चाहूंगी। माननीय सांसदगण, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी देशवासियों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वें वर्षगांठ मनाएंगे। इस तरह के समारोह हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की बेहतर योजना बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महान विभूतियों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को रेखांकित किया था। हमारी संविधान सभा में हमारे देश की विविधता को अभिव्यक्ति मिली थी। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को शोर मिला था। संविधान सभा के वाद विवाद तथा सदस्यों के संबोधनों में हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। आज जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया तथा जो शॉर्ट फिल्म्स दिखाई गई, उनमें लोगों को हमारे संविधान निर्माण के गौरवशाली इतिहास का परिचय प्राप्त होगा। एक अर्थ में भारत का संविधान कुछ महानतम मेधावी लोगों द्वारा लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श का परिणाम था, लेकिन सही अर्थ में ये हमारे लंबे स्वाधीनता संग्राम का परिणाम था। उस अतुलनीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उन आदर्शों को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप से संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। ये आदर्श है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये आदर्श सदियों से भारत को परिभाषित करते रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श एक दूसरे के पूरक है।
नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में यौम आइन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। आइन के किताब हाथ में लहराते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का ये आइन है, लेकिन मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी ने ये किताब नहीं पढ़ी। अगर वो पढ़ते तो वो सब नहीं करते जो वह रोज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि आइन सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की हज़ारों साल की सोच है और 21वीं सदी की समाजी तरक्की की अक्कासी करता है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि आइन सच्चाई और अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाता है। इसमें कहीं भी तशद्दुद, झूठ या धोखाधड़ी की तालीम नहीं दी गई। बीजेपी पर तनकीद करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसमें सावरकर की सोच झलकती है? क्या ये कहता है कि तशद्दुद और झूठ का सहारा लेकर हुकूमत की जाए? कराया ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। ये इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो कहो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, यह हिंदुस्तान का सत्य है और यह अहिंसा का रास्ता दिखाता है। कुछ दिन पहले तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस का काम शुरू किया। और वो ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है। पहली बार कास्ट सेंसस को तेलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे हैं, वो लाखों लोग, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग हैं। और तेलंगाना की जनता ने सेंसस डिजाइन किया है।
महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अंदर इंतखाबी निशान घड़ी को लेकर शरद पवार और अजित पवार के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। इससे कबल शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अजित पवार ने इंतखाबी निशान घड़ी के हवाले से वोटरों में गलतफहमियां पैदा की। शरद पवार ने कहा कि अजित पवार ने इस निशान से जुड़ी साख का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। शरद पवार ने इस इल्जाम को साबित करने के लिए 6 दस्तावेजात पेश करने की इजाजत भी तलब की है। काबिल जिक्र है कि हालिया महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसमें शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी को महज 10 सीटें मिल सकी हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इंतखाबी निशान तुरही निशान वाले आज़ाद उम्मीदवारों के सबब शरद पवार ग्रुप को कम से कम 9 सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी की कमजोर कारकर्दगी की वजह इंतखाबी निशान भी हो सकती है। उभ्या आयुष्यामध्ये कधीही त्या काळाच्या जनसंघ किंवा नंतरचा भाजप यांच्याशी त्यांचा कधी संबंध नव्हते. वैचारिक अंतर जे त्यांनी ठेवलं ते अखेरपर्यंत ठेवलं. आम्ही आता का किती दिवस आम्हाला नावं ठेवणार आहे तुम्हाला माहित नाही. आपल्याला एक माहिती का, 78ला जी घटना घडली त्याला चव्हाण साहेबांचा पाठिंबा होता. चव्हाण साहेबांचा पाठिंबा होता. तुम्ही का पोहोचता आता? सगळं सोयीचं राजकारण नाही रे बाबा चालत. आम्ही केलं की ते चुकीचं. आम्ही आजही म्हणतोय ना कि आम्ही चव्हाण साहेबांच्या आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी सऊदी अरब के शहर जद्दा में इतवार और पीर के रोज हुई, जिसमें कुल 182 खिलाड़ी फरोख्त हुए। इस नीलामी में तमाम 10 टीमों ने मजमूई तौर पर 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए। मेगा नीलामी में 62 गैर मुल्की खिलाड़ियों को खरीदा गया और तमाम टीमों ने मजमूई तौर पर 8 राइट टू मैच यानी RTM का इस्तेमाल किया। बिहार के 13 साला वैभव सूर्यवंशी इस नीलामी में फरोख्त होने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बने, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा। इस नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत रहे, जिन्हें लखनऊ ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी ने पीर को IRGC की बेसिस फोर्स से खिताब करते हुए गाजा और लिबनान में जारी इजरायली हमलों का जिक्र किया और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर शदीद तनकीद की। उन्होंने आलमी अदालत के जरिए नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का जिक्र करते हुए कहा है कि गाजा और लिबनान में नेतन्याहू के जरिए किए गए जंगी जुराइम की सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। यह खिताब तेहरान में बेसिस हफ्ते के दौरान किया गया, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों से आए बेसिस फोर्स की अरकान ने शिरकत की। आयतुल्लाह खमैनी ने कहा है कि इजरायली हुकूमत का गाजा और लिबनान में किया गया तशद्दुद किसी जीत की अलामत नहीं बल्कि एक जंगी जुराइम है। इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू के लिए सिर्फ गिरफ्तारी वारंट काफ़ी नहीं समझा, बल्कि उन्हें जंगी जुराइम की सज़ा के तौर पर सज़ाए मौत देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। در دل یک تهدید بزرگ از دل تهدیدها ایجاد فرصت میکرد. کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتشو صادر کردن، کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو. بمباران خانه های مردم پیروزی نیست. احمقه ها خیال نکنن چون خانه مردم رو بمباران میکنن، چون بیمارستان رو بمباران میکنن، چون اجتماعات مردم رو بمباران میکنن پس پیروز شدن. نه، هیچ کس در دنیا این رو پیروزی نمیدونه. این پیروزی نیست، اینها پیروزی نیست. جنایت‌های رژیم صهیونیستی هم در لبنان هم در غزه و فلسطین عکس اونجوری که اونا میخوان ایجاد میکنه، یعنی مقاومت را تقویت میکنه و تشدید میکنه. 2 کلمه توضیح بدم و عرض بکنم، باید بگم
आखिर में हेडलाइंस फिर। तेलंगाना हुकूमत ने गौतम अडानी के 100 करोड़ रुपए के अतिया को कबूल न करने का किया फैसला, वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। एकनाथ शिंदे ने वजीर आला के ओहदे से दिया इस्तीफा, महाराष्ट्र में नई हुकूमत की तश्कील का रास्ता साफ। हिंदुस्तान का आइन अब संस्कृत और मैथिली में भी दस्तयाब, सदर जमहूरिया ने तर्जुमाशुदा कापियां जारी की। राहुल गांधी ने यौम आइन की तकरीब में बीजेपी हुकूमत और वजीर आजम मोदी को बनाया निशाना। IPL 2025 की मेगा नीलामी में 182 खिलाड़ी फरोख्त, ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बने। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला का नेतन्याहू पर शदीद हमला, गजा और लिबनान में जंगी जुराइम पर सजाए मौत का मुतालिबा। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।